और बात कश्मीर से। अब कश्मीर से कश्मीर की एक बड़ी फिक्र का विश्लेषण देखते हैं राहुल सिन्हा के साथ। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ क्या है, अगर इसे आपको समझना है तो आपको कश्मीर और वो भी खासतौर से दक्षिण कश्मीर आना होगा। इस वक्त मैं दक्षिण कश्मीर में हूं और दक्षिण कश्मीर के उस हिस्से में हूं जहां पर अभी भी 24 बड़े आतंकवादी सक्रिय हैं और उसमें से कुछ विदेशी आतंकवादी हैं। ये विदेशी आतंकवादी ही लोकल लड़कों के हाथों में हथियार थमाते हैं और उन्हें मरने के लिए आगे कर देते हैं। लेकिन क्या कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने, लोकल लड़कों को आतंकवादी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ विदेशी आतंकवादी जिम्मेदार हैं? जब आप यहां पहुंचते हैं तो समझते हैं कि यहां पर लोकल लड़कों के आतंकवादी बनने में कुछ स्कूलों, कुछ मदरसों और कुछ मस्जिदों का भी हाथ है। ये तीनों मिलकर बचपन में ही उस बच्चे के दिमाग में कट्टरपंथी सोच भरना शुरू करते हैं, भारत के खिलाफ जहर भरना शुरू करते हैं, सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ एक तरीके की नफरत भरना शुरू करते हैं और नतीजतन जब वो बड़ा होता है तो उसके हाथ में हथियार होता है। हाल फिलहाल शोपियां में एक स्कूल जिसके 3 टीचर गिरफ्तार किए गए हैं, इनके ऊपर पीएसए लगा है। आरोप यह है कि ये टीचर्स स्कूल में बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे थे और इस स्कूल से 13 बच्चे निकले जो कि आगे चलकर आतंकवादी बने और ऐसे आतंकवादी बने जिन्होंने कई बड़े आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। क्या है पूरा मामला, पहले ये देख लीजिए। ये कश्मीर का वही स्कूल है जिस पर बच्चों को दहशतगर्दी की तालीम देने का इल्जाम लगा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक शोपिया के जामिया सिराज उल उलूम से पढ़कर निकले 13 लड़कों के आतंकवादी बनने के सबूत मिले। आरोप लगे हैं कि इस स्कूल से निकले 13 छात्र लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हुए। यह विवादित स्कूल शोपिया शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर है। यह 1998 में बना था, जहां पारंपरिक शिक्षा के साथ ही धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक यह स्कूल प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से रिश्तों के आरोपों के चलते रडार पर था, जिसकी जांच के दौरान स्कूल का आतंकी कनेक्शन निकला। पुलिस ने स्कूल के 3 शिक्षकों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद यूसुफ बानी, अब्दुल अहमद भट्ट और रऊफ भट्ट नाम के इन शिक्षकों पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने और देश के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भड़काने का आरोप है। ऐसे न जाने कितने स्कूल आतंक के आका चलाते होंगे जिसमें दहशत की पढ़ाई होती होगी। इस पर मैंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की। पहले इस बात का अंश सुनिए। मदरसे और स्कूल खास तौर से वहाँ जो पढ़ाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन को लेकर है। शोपिया में 3 टीचर्स इस वजह से अरेस्ट किए गए। ये क्या नेक्सस है और इसको कैसे आप क्रैक करें? देखिए, जमात इस्लामी जो स्कूल चलाती रही है उसमें हार्डकोर एलिमेंट टीचिंग स्टाफ के अंदर मौजूद रहा। बच्चों को थोड़ा बहुत गलत रास्ते पे चलाने में उनका हाथ सब जगह पे रहा। उसी के चलते जो ओवरऑल टाइटनिंग जमात इस्लामी की और इनकी लीडरशिप की हुई है उसका असर स्कूल की लीडरशिप और स्कूल की इंतजामिया पे भी पड़ा है। मगर अभी भी उस एरिया में और कार्रवाई की ज़रूरत है। बच्चों को अच्छा सिखाया जाए कि आपने अपनी ज़िंदगी और अपना कैरियर कैसे बनाना है, ना कि मिलिटेंसी कैसे चलानी है। हमारी नज़र में है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे उसके लिए। फिलहाल शोपिया के जामिया सिराज उल उलूम के 5 से 6 और शिक्षक भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में हैं। उनकी जांच की जा रही है क्योंकि इस स्कूल में शोपिया के अलावा पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग के बच्चे भी पढ़ते हैं। दक्षिण कश्मीर के ये वही जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा लोकल आतंकी तैयार किए जाते रहे हैं और उनमें से ही 13 लोगों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है जिन्हें अपने ही कश्मीर में आग लगाने के लिए, अपने ही लोगों का खून बहाने के लिए बारूदी तालीम दी गई और उन सब ने बढ़ चढ़ कर खून खराबा भी किया। अब सवाल उठता है कि 90 से पहले कश्मीर में ऐसे हालात क्यों नहीं थे? क्यों उस वक्त का नौजवान हाथों में हथियार नहीं उठाता था? उसकी बड़ी वजह सूफी परंपरा है। खानखा परंपरा के तहत उस वक्त सूफी दरगाहों में मदरसे भी होते थे और बच्चों को प्यार और समाज में जोड़ने की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उसके बाद 90 के दशक में यहाँ पर जमात और वहाबी विचारधारा ने अपने पैर जमाने शुरू किए और लोगों में नफरत भरनी शुरू कर दी। नतीजा आज आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से शोपिया लेके चलते हैं। उन 13 छात्रों के बारे में बताते हैं जिनमें से कुछ छात्रों ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया।
ये तस्वीरें देखकर आज भी हर हिंदुस्तानी का दिल गम और गुस्से से भर जाता है। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले में देश के 40 सपूत शहीद हो गए थे। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे बड़े और कायराना हमले के पीछे भी शोपिया के इसी स्कूल से निकले एक आतंकवादी का सबसे बड़ा हाथ था। यह तस्वीर उसी आतंकवादी की है जिसका नाम था सज्जाद भट्ट, जिसने आतंकी की नर्सरी कहे जा रहे इस स्कूल में ही तालीम ली थी। पुलवामा में आत्मघाती हमले के लिए जिस कार का इस्तेमाल हुआ था वो सज्जाद भट्ट की ही थी। सज्जाद इससे पहले जैश ए मोहम्मद का OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर था, लेकिन पुलवामा हमले को अंजाम देने के बाद वो जैश ए मोहम्मद का कमांडर बन गया था, जो 18 जून 2019 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक सज्जाद भट्ट की तरह ही इस स्कूल से कम 13 आतंकवादी और सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स या तो इस स्कूल के छात्र हैं या फिर इसमें पढ़ चुके हैं। ऐसे छात्रों की फहरिस्त में सबसे ताजा नाम जुबैरू नेंगरू का हुआ था। शोपिया का ही रहने वाला जुबैर आतंकी संगठन अल बद्र का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। कश्मीर में कई आतंकी वारदातों में शामिल था। इसी साल 28 अगस्त को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। ऐसा ही एक और आतंकी था एजाज अहमद पॉल। ये भी शोपिया का रहने वाला था और शोपिया के ही जामिया सिराज उल उलूम से पढ़ाई कर चुका था। BSc का स्टूडेंट था, लेकिन आतंकी तालीम के चलते उसने बंदूक उठा ली थी और आतंकवादी संगठन अल बद्र से जुड़ गया था। 4 अगस्त 2018 को एनकाउंटर में ये भी मार गिराया गया। एजाज अहमद पॉल से पहले 1 अप्रैल 2018 को नजीम नजीर डार नाम का एक आतंकी मुठभेड़ में ढेर किया गया, जो 12वीं का स्टूडेंट था, लेकिन उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि उसने अपने ही कश्मीर में जमकर खून खराबा किया। जामिया सिराज उल उलूम 1998 में बना था। रेजिडेंशियल स्कूल है जहां सिर्फ दक्षिण कश्मीर से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना से भी आए बच्चे दाखिला लेते रहे हैं। इसलिए आशंका है कि यहां से दहशतगर्दी की सोच सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से आए बच्चों के जहन में भी भरी गई होगी। नफरत का बारूद बनकर भेजा गया। कश्मीर में लड़ाई हथियार के साथ साथ विचारधारा की है। कट्टरपंथी हमेशा कोशिश में रहते हैं कि भले ही आतंकवादी मरते रहें, लेकिन विचारधारा नहीं मरनी चाहिए। लेकिन 370 हटने के बाद अब उन्हें लगातार झटका मिल रहा है, क्योंकि यहां का नौजवान अब मुख्यधारा से जुड़ने की लगातार कोशिशें कर रहा है। यहां पढ़ने के लिए छात्र बाहर जाना चाहते हैं। यहां खेलकूद में लोग भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, और आपको ऐसे ही कुछ नौजवानों से मिलवाते हैं। ऐसा नहीं कि कश्मीर का हर नौजवान आतंकवादी और पत्थरबाज बनता है। कश्मीर की वादियों से वो वीर भी निकलते हैं जो दहशतगर्दों का फन कुचलते हैं। तस्वीर 370 का कांटा निकलने के बाद बहुत बदल गई है। साल भर पहले जब सेना में भर्ती के लिए कैंप लगते थे तो हर दिन 200 से 300 कश्मीरी युवा आते थे, लेकिन अब हजारों नौजवान आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठनों के चंगुल में फंसने वाले नौजवानों की संख्या में गिरावट आई है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 में 1 जनवरी से 15 जुलाई के बीच 105 कश्मीरी युवाओं ने आतंकवाद की राह चुनी थी, लेकिन इस साल ये आंकड़ा घटकर 67 हो गया है। देखने में ये भले ही आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन ये देश के उज्जवल भविष्य की तस्वीरें हैं। कश्मीर के नौजवान तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने का सपना साकार करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं से हमने बात की, जरा उन्हें सुनिए। देश का नाम रोशन कर सकें। कुछ खिलाड़ी हम लोगों के साथ में हैं जो कि नेशनल लेवल पर जाकर के भारत का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर जाकर के उन्होंने कैंप्स में हिस्सा भी लिया है। मुझे ये बताइए कि क्या मदद मिल पा रही है आपको यहाँ से, खासतौर से आपके गेम्स को लेकर के? मदद तो अच्छी मिलती है। हमें इंटरनेशनल के लिए जाना है तो हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें वहाँ के लिए मदद चाहिए तो हम तभी जा सकते हैं। मैं क्रिकेट रिलेटेड हूँ। मैंने नेशनल के लिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि मुझे कुछ एकेडमी में भेजे CRPF, इसमें फ़ायदा मिले। कुछ नेशनल इंडिया में जाके खेलूँ, आगे इंडिया के लिए खेलूँ, IPL खेलूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मदद कीजिए, एकेडमी भेजिए। आप बॉलर हैं बैट्समैन हैं? बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन हूँ सर। क्या आपका हाईएस्ट स्कोर है? सर हाईएस्ट 130 क्या T20। यस सर। सर ये उम्मीद करते हैं हम लोग इन लोगों को जो दिखा रहे हैं वो आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए ये वो नौजवान हैं कश्मीर के जो कि कश्मीर का, भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। कुछ थोड़ी बहुत मदद इनको चाहिए। CRPF इन युवाओं के सपने साकार करने में हर संभव मदद कर रही है
और हर उस आम कश्मीरी के लिए मददगार साबित हो रही है जिसे मदद की दरकार है। वाकई अगर मुझे मददगार ये दवाई नहीं देता था, आज चौथी बार मैं दवाई ले रहा हूँ सर। तो बाद में कम दिया, लेकिन शुरू में तो कम से कम 48,000 की दवाई मुझे उन्होंने भेजी थी, तो फिर 5,000 की एक बार, 16,000 की एक बार ऐसी। तो लेकिन मैं शुक्रगुजार बहुत, अगर मुझे वो नहीं मिलता तो मुझे थोड़ी सी ज़मीन है वो भी बेचनी पड़ जाती। कश्मीर में 16 जून 2017 को मददगार हेल्पलाइन सेवा 14411 नंबर की शुरुआत की गई थी। इस पर फोन करके आम कश्मीरी प्रशासनिक मसलों से लेकर अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के निदान में मदद प्राप्त कर रहे हैं। लोकल जनता काफ़ी हद तक अब हम लोगों के साथ, फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ जितनी भी योजनाएं हैं उनके थ्रू जुड़ रही हैं। जहां कहीं भी ऑपरेशन भी होता है वहां पर भी लोकल पॉपुलेशन जो है अब ज़्यादा, कहीं पर भी लगता नहीं है कि आतंकवादियों को कोई समर्थन मिल रहा है। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है। छात्र छात्राओं को भी जब भी बुलाया जाता, नहीं तो पहले कैंप में आने में लोग हिचकते थे, अब फोर्सेस के साथ लोग जुड़ाव अपना कर रहे हैं, अपनी दिक्कत बताने के लिए फ़ोन करते हैं, बुलाने पर आते हैं। सुरक्षा बलों की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है जिसके चलते 370 हटने के बाद कश्मीर की फिजा बहुत बदली है और लगातार खुशगवार होती जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार कोशिश में रहती है कि कश्मीर में वो पैसा पहुंचाती रहे और उन लोगों तक पहुंचाती रहे जो यहां के नौजवानों में कट्टरपंथी सोच फैला रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से NIA ने लगभग तमाम रास्तों को बंद कर इन कट्टरपंथी संगठनों की शटर डाउन किए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगले कुछ दिनों में एक बार फिर से 90 से पहले वाला कश्मीर देखने को मिले, जहां फिर से वही सूफी परंपरा हो, वही खानका परंपरा हो, जहां बच्चे नौजवान मदरसों में बैठकर सूफी संगीत सुने, प्यार और समाज को जोड़ने वाली बातें करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।